हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 क्वेश्चनों को हल करेंगे। 5 ऐसे सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए क्योंकि इस टाइप के ही सवाल आने वाले हैं। तो देख लेते हैं सवाल। दो संख्याओं का योग 70 है और उनके वर्गों का अंतर 1400 है, तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए, इनमें से एक राइट आंसर होगा। अब कह रहा है सवाल कि दो संख्याओं का योग 70 है और उनके वर्गों का अंतर 1400 है। तो इस टाइप के सवालों को कैसे हल करना है, आइए देख लेते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं हमें तो संख्या नहीं दी है कि कौन सी संख्या है जिसका योग 70 है। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है और दूसरी जो संख्या हो जाएगी y। ठीक, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 70, तभी तो आएगा ना। x प्लस वाई बराबर 70। पहली संख्या x है, दूसरी y है, उन दोनों का योग 70 हो गया। अब सवाल आगे जो बोल रहा है उनके वर्गों का अंतर। अब उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 1400। ठीक, अब देखिए x यहाँ है प्लस y। ठीक है, क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का अंतर कितना है 1400। तो क्या हो जाएगा 1400। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर होगा माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा। क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का अंतर बोला था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1400। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई एक बार हो गया और x माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमने पहले देखा था 70 है, तो हम x प्लस वाई की जगह पर 70 रख देंगे। x माइनस वाई वैसे का वैसे ही रहेगा, 1400 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब x माइनस वाई यहाँ ऐसी का वैसे ही रहेगा, 1400 यहाँ है और बटे में 70 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो नीचे आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब चलिए काट देते हैं, तो दो दूनी दो सत्ते 14 और ये जीरो, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। इनके वर्गों का अंतर क्या आ गया, 20 आया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई पहले से दिया था 70 है, वर्गों का अंतर दिया था। ठीक है, हमने इसको क्या किया, दो पार्ट में अलग कर लिए, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 70 थी, हमने 70 को नीचे रखा और आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है, बी को ए से 20% अंक कम मिले, ए को बी से कितने प्रतिशत अंक अधिक मिले। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी है जो ए से कम अंक प्राप्त करता है और ए जो है बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक परसेंटेज दिया हुआ है 20%। इसको हल कैसे करेंगे, अब मान लेते हैं कि को ए को 100 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो बी को है जो ए से 20% कम मिले, तो 20% कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए को मान लिया हमने 100 मिला है, तो 100 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 80। तो जो 80 मिला हुआ है वो बी को मिला है और ए को 100 मिला है। तो जो हमें निकालना रहता है, ठीक, तो हम ऊपर रखेंगे 20 और 100 माइनस 20 करेंगे गुणा। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 लिखेंगे और परसेंट लगा देंगे। ठीक, जब भी इस तरीके के सवाल आएगा तो जो संख्या दी है कि अंक मिले हैं, आप उसको ऊपर रखिए और बटे में 100 से घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20/80 गुणा 100। अब इसको हल करते हैं तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, दो एकम दो, दो चौको 8। अब 100/4 हो गया। अब 100/4 को भी हम हल कर सकते हैं, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक, काटेंगे, दो दूनी 4, दो चौको 8, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ आएगा 25, यानी 25% अंक अधिक मिले हैं।
हम कह सकते हैं कि ए को बी से 25% अंक अधिक मिले। कैसे निकालना है? जब भी इस तरीके से बोले जाएगा कि 20% कम अंक मिले तो ऊपर जो संख्या दी है एग्जाम में उसको रखना है, नीचे 100 में से माइनस करके गुणा 100 करके प्रतिशत का निशान लगा के आप हल कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये इस टाइप का सवाल दोस्तों ये अलग टाइप का है, ठीक है, टाइम एंड वर्क से है। तो अब इसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सवाल देखते हैं। ए और बी और सी अकेले कार्य करके एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक दिन के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो सी को अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो 3 व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों, ए और बी और सी। हम इस तरीके से लिखेंगे, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? इनकी कार्य क्षमता निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इन सभी का लेंगे एलसीएम। तो बड़ी संख्या मान लीजिए 60 है और 60 तीनों की ही पहाड़े में आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ज़रिए हम इनकी कार्यक्षमता निकाल लेंगे। तो कार्यक्षमता निकालने के लिए क्या करना होगा? 20 में हम 60 का भाग देते हैं, 20 तिहाई 60, 30 में 60 का देंगे तो आ जाएगा 2 और 60 में 1 का करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये इसकी कार्यक्षमता हो गई। अभी क्या बोल रहा है कि सभी एक साथ एक दिन कार्य करते हैं। तो सभी की कार्यक्षमता कितनी है? 3, 2 और 1, ठीक है। तीनों की अलग अलग कार्यक्षमता है, इन सभी को हम जोड़ देंगे तो इनकी एक दिन की कार्यक्षमता निकल कर आ जाएगी। 3 + 2 + 1 करेंगे तो इनकी कार्यक्षमता आ जाएगी 6 यूनिट, यानी कि एक दिन में यह एक साथ काम करके 6 यूनिट का कार्य करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसा सवाल दिया है हम उसी तरीके से इसको कर रहे हैं। एक दिन का इनका कार्य क्या हो गया? 6 यूनिट आ गया, ठीक है। इनका कुल कार्य कितना हो गया? 60 हो गया और इनकी एक दिन का कार्य हो गया 6 यूनिट। अब हमें क्या करना है दोस्तों? तो 6 से अगर हम 60 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक दिन का कार्य हम अलग कर दे रहे हैं इनका। अब बाकी जो शेष बचा कार्य है वह सी को करना है। तो सी की कार्यक्षमता कितनी दी हुई है? सी की कार्यक्षमता 1 है। तो हम सी का कार्य निकालेंगे, ठीक है। सी कितने दिन में कार्य खत्म करेगा? तो क्या है? 54/1, ठीक है। शेष जो कार्य आया है वो है 54 और 54 के बाद जो उसको करना पड़ रहा है, ठीक, उसकी कार्यक्षमता सी की कितनी है? 1 है, तो 54/1 हो गया। आंसर इसका 54 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? एलसीएम लेना है, कार्यक्षमता निकाल लिया तीनों की, उसमें से जो एक दिन का कार्य था, उस जो पूरा कार्य आया था हम उसमें से घटा दिए तो 54 आया। वह कार्य हम किसको करना पड़ेगा? सी को करना पड़ेगा, क्योंकि सी की कार्यक्षमता 1 थी तो 54/1 हो गया और 54 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात 9:4 है। यदि 10 वर्ष बाद संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु के समान होगी तो श्वेता की वर्तमान आयु क्या वर्षों में ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है 9, 36, 27 और 18। यहाँ पर देखिए दोनों का अनुपात आयु का दिया है। इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे अनुपात वाले, तो घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान होते हैं। अच्छे से समझिए और आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि श्वेता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 9x, ठीक है। श्वेता की आयु कितनी हो जाएगी? 9x। और संतोषी की आयु को मान लेते हैं कि 4x हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल कहता है 10 वर्ष बाद संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु के समान होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? 10 वर्ष के बाद संतोषी की आयु बोल रहा है, संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु के समान होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे? मान लीजिए ये हो गया
संतोषी की आयु 4x प्लस 10, क्योंकि संतोषी की आयु, ठीक है, के बाद बोल रहा है कि दोनों इसकी आयु समान होगी। तो क्या हो गया, 4x प्लस 10 बराबर 9x। ठीक है, 10 वर्ष बाद बोला था तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब देखिए इसको हल कर ले। अब दोस्तों इस 10 को हम इसी तरफ रहने देते हैं, तो 10 यहाँ रहेगा, बराबर हो जाएगा 9x। अब जो 4x प्लस में है वह उस तरफ जाएगा बराबर के, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो 9x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, 5x। ठीक है, और 10 के बटे में 5 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/5, और 5 से इसको भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी x बराबर आया 2। ठीक है, अब हमें क्या, किसकी आयु बतानी थी, श्वेता की वर्तमान आयु बतानी थी। तो श्वेता की आयु हमने क्या माना था, 9x। तो x की जगह पर हम 2 रख लेंगे क्योंकि हमारा 2 आया था। तो श्वेता की आयु क्या हो जाएगी, 9 गुणा x की जगह पर 2, तो 9 गुणा 2 हो जाएगा, यानी इसकी वर्तमान जो आयु वर्तमान आ जाएगी वह आयु आ जाएगी 18। ठीक है, 18 वर्ष इसकी वर्तमान आयु आ गई। अगर इसमें संतोषी की भी आयु पूछा होता तो हम ऐसे ही 2 को उसमें रख के आयु निकाल लेते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों इस सवाल में 2 गलतियां हुई हैं, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आप इनको जरूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों 10 से 25 के बीच लिखा है, पर यहाँ पर 10 से 25 नहीं, 1 से 25 के बीच है। ठीक है, 1 से 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है वह निकालना है। ऑप्शन भी थोड़ा सा गलत है, और तो राइट आंसर जो हम करा रहे हैं वही होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। समझिएगा कि 1 से 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो 1 से 25 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होंगी वह होंगी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, प्लस 11, इस तरीके से। सॉरी 9 नहीं रहेगा, प्लस 11 प्लस 13 और प्लस 17। ठीक है, 17 अभाज्य संख्या है क्योंकि भाग नहीं जाएगा, प्लस 19 प्लस 23। ठीक है, तो 9 संख्याएं हो जाएंगी जो 1 से 25 के बीच में होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आप निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या हो जाएगा, प्लस 23 भी अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक के बीच में बोला गया था तो हमने उसके बीच में संख्याएं निकाल लिया। तो इनको काउंट करते हैं कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल ये 9 संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इन सभी को आप जोड़ के देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम नहीं जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट हमने लिख दिया 100 बटे ये संख्या 9 है तो उस बटे में 9 आ गया। अब इसको हम हल कर सकते हैं, या यहाँ तक भी अगर आंसर में दिया है तो आप इसको कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 11 सही 1/9। अगर हम 9 का गुणा 11 में करेंगे तो 99, और 99 और 1 क्या हो जाएगा, 100। इस तरीके से भी आंसर में दिया हो सकता है। राइट आंसर आ गया है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और पिछले वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अभी हमसे अभाज्य संख्या निकालने के लिए कहा था तो अभाज्य संख्या हमने निकाल लिया। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई का बटन शो होगा, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं।